हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। देखिए, हम कक्षा 11-12 में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पूरा पढ़ लिया है, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर देख लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए हैं। साथ ही साथ हमने कुछ अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण आपको इसके साथ साथ बताएं, जिनका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज से हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, या फिर यूँ कहें कि 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह समय बताया गया है, माना गया है। रीतिकाल का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी सी रीतिकाल पर चर्चा कर लेते हैं कि जो रीति शब्द है, रीति शब्द, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यह किससे बना है, रीति शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो रीति जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी जो व्युत्पत्ति है वह संस्कृत के रिंग धातु से तिच प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का जो मार्ग या तरीका है वह बताया जाता है, उसे रीति काव्य कहते हैं। सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे रीति काव्य कहा जाता है। रीतिकाल जो है उसको आचार्यों ने 3 भागों में विभक्त किया है और इसके जो कवि हैं उनको 3 भागों में इसका वर्गीकरण कर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त नाम दिया है। रीतिबद्ध कवियों में रीतिकाल के जिन कवियों के द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति के बंधन में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। उनमें केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास इनका नाम आता है। और रीति सिद्ध रीतिकाल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना उन्होंने की, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इसमें रसनिधि, सेनापति, बिहारी, हठीजी ऐसे कवि आते हैं। बिहारी का नाम सबसे महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवियों में लिया जाता है। रीति मुक्त कवि रीतिकाल के वे कवि कहलाए जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, अपितु अपनी स्वतंत्र मनोरथी के आधार पर उन्होंने काव्य रचना की। इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव का नाम आता है। तो आज से हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, रीतिकाल के कवियों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, विशेषताएं जानेंगे, रीतिकाल की परिस्थितियां देखेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं नामकरण से। रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, दोनों ही आप ध्यान रखेंगे, ये संवत में दिया हुआ है और ये ईस्वी में दिया हुआ है। शुक्ल के अनुसार तक के काल को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम दिया गया है, जिनमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। कैसे ग्रंथों की रचना हुई है? श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। नामकरण की दृष्टि से इस काल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल नाम कहते हैं। अब ये जो नाम दिए हुए हैं इन्हें आप नोट कर लेंगे कि कौन सा जो विद्वान है वह कौन सा नामकरण रीतिकाल के लिए उपयुक्त समझ रहा है और कौन सा नाम दे रहा है। तो मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने दिया इसे श्रृंगार काल नाम। तो किसी ने इसे कलाकाल भी कहा, परंतु इनमें से कोई प्रदत्त रीतिकाल के समान प्रचलित और स्वीकृत नहीं हो सका। यद्यपि इस काल में श्रृंगार परक रचनाओं की
और कवियों का ध्यान विशेष रहा, परंतु नीति, भक्ति और वीर भावना को आधार मानकर रचना करने वाले कवि कभी भी कम नहीं रहे। इसलिए इस काल को क्या कहा गया? श्रृंगार काल नाम दिया गया। श्रृंगार काल नाम देने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नाम दिया रीति काल और मिश्र बंधु ने इसे नाम दिया अलंकृत काल। और कला काल किसने कहा? कला काल कहा रमाशंकर रसाल ने। तो आगे देखते हैं, इस काल को कला काल अथवा अलंकार काल कहना भी एकांगी विचार ही होगा। क्यों? क्योंकि इस नाम को स्वीकार करने से इस काल की कविताओं का भाव पक्ष छूट जाता है, केवल कला पक्ष ही उभर कर सामने आता है, इसलिए इसे कलाकाल नाम नहीं दिया जा सकता। इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहना उपयुक्त होगा। सर्वमान्य जो मत है वह कौन सा रहा? रीतिकाल, जो किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल दिया मिश्र बंधु ने, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद ने दिया श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया कला काल। आगे देखते हैं रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है। संस्कृत में रीति किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? काव्यांग विशेष के लिए, जिनमें छंद रस अलंकार सभी आते हैं, जिसे काव्य की आत्मा बताकर आचार्य वामन ने तत्संबंधी अलग संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। वामन ने किया था किसका? रीति जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तन। प्रश्न पूछा जाता है, आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति विशेष नाम रीति है। यह प्रश्न में पूछा जाता है। व्याकरण के अनुसार गति, अर्थक रिंग धातु, अभी बात की हमने, के साथ तिच प्रत्यय, ये जोड़ने से यह जो शब्द है रीति बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मार्ग। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, व्यवहार में लाया जाता है। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में भी अनेक काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय पंथ से ही अभिहित किया जाता है। ये हो गई रीति की व्याख्या। जैसे कैसे? जैसे कवि देव ने कहा अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि भूषण ने कहा सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कवितन को पंथ। शिवराज भूषण में कहते हैं ये बात। कवि चिंतामणि क्या कहते हैं? रीति सुभाषा कवित की बर्तन बुद्ध अनुसार कवि कुल कल्पतरु में कहते हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, हम आगे अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के आधुनिक इतिहासकारों और आलोचकों ने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। किस अर्थ में? मार्ग के अर्थ में, जो संस्कृत के आचार्यों ने इसका अर्थ लिया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने को रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ये किस में कही गई है बात? मिश्र बंधु विनोद भाग 2 में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की बंधी हुई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की, इसलिए आज उनके काव्य को रीति काव्य और उनके जो कवि हैं उनको रीति कवि कहा जाता है। अब देखते हैं हम रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं, रीति काल का जो समय है, कैसा वातावरण उस समय का रहा था, कैसा काव्य लिखा गया, और जो परिस्थितियां होती हैं उनसे प्रत्येक देश और काल का जो साहित्य है वह प्रभावित होता है। इसलिए हमें जो परिस्थितियां हैं वह पढ़नी अति आवश्यक हो जाती है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन परिस्थितियों को जाने बिना रीतिकालीन जो साहित्य है वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परिस्थितियाँ देखते हैं। साहित्य के निर्माण में उस युग के वातावरण का विशेष योगदान होता है। उस समय का जो वातावरण है वह कैसा
रहा था, उसकी बात करेंगे। अतः किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप में समझने के लिए उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। इस कारण यदि रीतिकाल का अध्ययन करना है तो उसकी प्रेरक परिस्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साहित्य का जो यथार्थ रूप है उसको हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उस समय के काल को या उस समय का जो वातावरण है उसको नहीं समझ पाएंगे। तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह कैसी थी? हिंदी साहित्य जगत में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। सत्ता कैसी थी? निरंकुश राजतंत्र। अकबर के बाद जहांगीर ने राज्य के संबंध में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। उसकी विलासिता और असंतुलित लालसा उसके उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली। अकबर के बाद किसका समय था? ये जहांगीर का समय था, जिसने कोई विशेष योगदान नहीं दिया। केंद्र में शक्तिशाली सत्ता विराजमान थी। राजा और सामंत उनके अधीन थे। उत्तर भारत के अधिकांश राजा स्वदेश रक्षण हेतु नहीं लड़ते थे, वे तो अपने स्वामियों के लिए, उनके झूठे अहंकार के लिए लड़ते थे। तो कैसा वातावरण था कि वो स्वदेश के रक्षण के लिए ना लड़ करके अपने स्वामियों और राजाओं के आश्रय में रहकर उनके अहंकार के लिए लड़ा करते थे। शाहजहाँ का काव्य की ओर विशेष झुकाव था। राजाओं में प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। औरंगजेब अपने ही भाइयों का कत्ल कर बादशाह बन गया। औरंगजेब का समय कैसा था कि वो अपने भाइयों का कत्ल करके राजा बन जाता है। उसकी जो नीति है वह असहिष्णुता की नीति थी। हिंदुओं में जातीय स्वाभिमान जगने लगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर राजाओं ने मुगल सत्ता से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। इसी वजह से जो भूषण कवि हैं वो राजा शिवाजी और छत्रसाल, शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को, ये पंक्ति चलती है साहित्य में, जो किसकी है? भूषण को, कि भूषण कवि कहते हैं कि शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, और उसकी प्रशंसा में जो काव्य लिखते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वातावरण है उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने धर्म रक्षण के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर मुगलिया सत्ता से टकराना प्रारंभ कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्र की राजसत्ता ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसके साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अनेक देशी राजा स्वतंत्र आचरण करने लगे थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और राजमहल आनंद प्रमोद और भोगविलास के केंद्र बन गए थे। कब की बात है? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। राजमहल आनंद प्रमोद और भोगविलास के केंद्र बन गए थे। रीतिकालीन काव्य पर इनका असर पड़ना स्वाभाविक था, इसलिए इस काल के साहित्य पर भोगविलास और तज्जुन्य सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव पड़ा है। भूषण जैसे कुछ ही कवि, यानी जो रीतिकाल का लगभग साहित्य है वह भोगविलास और सौंदर्य से प्रभावित होकर रचा गया साहित्य है। केवल कुछ कवियों को छोड़कर, जिनमें भूषण है, जो राजाओं की उस प्रशंसा का वर्णन करते हैं जो उनकी वीरता का प्रभाव देखा गया, जिन्होंने वीर रस की रचना कर जनता के स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा की थी। अब हम देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ। जो समाज है वह कैसा समाज था उस समय, कौन कौन सी रूढ़ियाँ समाज में प्रचलित थी। बादशाहों और राजाओं की विलास लिप्सा और वैभव प्रियता का सामंतीय जीवन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अमीर उमराव और सामंत जनता का शोषण करते थे। उनके लिए कर से भोग विलास के साधन एकत्र थे। राजाओं में ही नहीं, सामंतों और आभिजात्य वर्ग में बहुपत्नीत्व का चलन था। नारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। गरीब जनता अकाल महामारियों से त्रस्त थी। सामंतों के शोषण की चक्की में वह पिस रही थी। कौन? आम जनता। सामंत लोग आम जनता का शोषण कर रहे थे। अंधविश्वास बढ़ रहे थे। राष्ट्रीयता की भावना लुप्त प्राय हो गई थी। इसलिए रीतिकाल के लेखक में भी समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव के दृष्टिकोण का भाव अत्यंत न्यून मात्रा में ही दिखाई देता है। अब हम देखते हैं रीतिकालीन धार्मिक परिस्थिति, यानी जो धर्म था वह कैसा था, कौन सी रूढ़ियाँ थी, कौन से अंधविश्वास धर्म में पाए जाते थे, या फिर कैसा वातावरण रीतिकाल का रहा है। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का
ह्रास हो रहा था, नैतिकता का अभाव हो रहा था, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और बाह्य आडंबर ही धर्म कहलाते थे। राधा और कृष्ण की भक्ति की सात्विकता का स्थान स्थूल इंद्रियता और श्रृंगारिकता ने ले लिया था। अर्थात अभी ऊपर हमने बात की भोग विलास और श्रृंगार की, वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भक्ति काल के जो राधा कृष्ण के प्रेम का आध्यात्मिक तत्व है वह प्राय लुप्त हो गया था। यानी राधा और कृष्ण भी भोग विलास की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके सौंदर्य का चित्रण किया जाता था। उनका जो भक्तिक रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है वह लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था रीति काल में। अब देखते हैं कलात्मक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ, अर्थात जो साहित्य है वह कैसा साहित्य लिखा गया, कौन सी जो कला है वो प्रगति कर रही थी और किस समय का यह वातावरण रहा। मुगल काल के दौरान शिल्पकला, चित्रकला और संगीत कला ने पर्याप्त प्रगति की थी। तो रीति काल ऐसा समय है जिसमें मुगल काल में शिल्प, चित्र और संगीत कला ने प्रगति की थी, यह प्लस पॉइंट है। परंतु जीवन के अन्य क्षेत्र के समान कला क्षेत्र में भी प्रदर्शन की ही प्रमुखता रही। यानी इनकी प्रगति तो हुई लेकिन दिखावा मात्र, यानी प्रदर्शन की जो है प्रमुखता इनमें देखी गई। इन सभी कलाओं में उस युग की सभी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। जो कला है, चित्रकला, संगीत कला, उसमें वह जो समय था रीतिकालीन समय, भोग विलास का, सौंदर्य का, श्रृंगारिकता का, इंद्रिय तक था, उसकी जो प्रवृत्ति है वह इन कलाओं के माध्यम से दिखाई देती थी। परंपराबद्ध शैली, अलंकार की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि करना, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही थी। वास्तव में रीतिकाल के कवि, चित्रकार, कलाकार और संगीतज्ञ सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर पल रहे थे और आश्रयदाता के अलंकार प्रिय और विलासी होने के कारण उनकी रुचि और प्रसन्नता के लिए ही कवि, कलाकार और संगीतज्ञ स्वतंत्र दृष्टि से सृजन कारण उनकी रुचि और प्रसन्नता के लिए ही कवि, कलाकार और संगीतज्ञ स्वतंत्र दृष्टि से सृजन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इनमें भी चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार परकता और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। तथापि इस काल को कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल कहा जा सकता है। रीतिकाल का जो समय है वह कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध था। तो हमने जो रीतिकाल है उसकी जो परिस्थितियां हैं वह देखी, जिससे जो रीतिकालीन साहित्य है वह प्रभावित हुआ है और कैसा साहित्य लिखा गया यह हम आगे देखेंगे। अगली कक्षा में हम जो रीतिकाल है उसकी सामान्य विशेषताएं देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।